चलो ठीक है, आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट की क्लास में हम लोग स्वर के बारे में पढ़ रहे थे और स्वर का वर्गीकरण कर रहे थे। स्वर के वर्गीकरण में हमने पहला वर्गीकरण पढ़ लिया था। इसमें शायद कहाँ तक किया था, एक बार मुझे याद दिलाएं। स्वर के वर्गीकरण में हमने उत्पत्ति के आधार पे ही किया था ना? उत्पत्ति के आधार पर, हाँ। उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण कर लिया था। 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। इसके बाद हमको आज इसके आगे करना है। अगला है हमारा उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं। और आपका जो भी कोई डाउट या कुछ भी चीज़ होगी वो क्लास के लास्ट में आप लोग मुझसे पूछिएगा, अभी नहीं। अभी आपको शांति से बैठ के पढ़ना है। ठीक, दिमाग में कोई भी डाउट आए रफ कॉपी पे लिख के रख लीजिए, जैसे ही क्लास फिनिश होगी उसके तुरंत बाद आप पूछना। उच्चारण काल के आधार पर जब हम बात करते हैं तो देखो, दिमाग में ना रटने की कोशिश मत करना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। हमें सिर्फ समझना है। जैसे हमें दिया है, हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं, वो भी उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण मतलब जो हम उसे बोलते हैं, काल मतलब समय। तो बोलने में हमें जितना समय लग रहा है उसके आधार पर हम यहाँ पे स्वर का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो इस आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होगा? ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, और प्लुत प्लुत आता है जब हम किसी को खींच कर बोलते हैं। ठीक है, पुकारने में। तो एक एक करके इनके बारे में लिखिए, जल्दी से फटाफट पहले लिखते हैं। तो ह्रस्व स्वर के सामने एक लाइन लिखिए, लिखिए यहाँ पे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगाइए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए। इन्हें लघु स्वर, इन्हें लघु स्वर, लघु माने होता है छोटा, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। आगे लिखो, ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। आगे लिखिए निर्देशक चिन्ह लगाकर, अ, ई, उ और री। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री, जिन्हें आप ह्रस्व स्वर में पढ़ रहे हैं। इन्हीं स्वरों को आपने मूल स्वर में भी पढ़ा है। तो यानी मूल स्वर या ह्रस्व स्वर जो छोटा है, या कहें जिसकी एक ही ध्वनि है, उच्चारण बहुत कम समय में होता है, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारा क्या कहता है? इसमें लिखिए, एक लाइन आपको लिखनी है दीर्घ स्वर में। लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कहते हैं के बाद लिखिए, इसमें कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ, ए, ऐ,
ओ, आओ। ठीक है, ये सब हमारे किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। ये सातों के सातों। अब हमें इन्हें उच्चारण काल के आधार पर देख रहे हैं, यानी जिनका उच्चारण करने में हमें कितना समय लग रहा है, उस आधार पर ये सात हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर में लिखिए इसके सामने एक लाइन इसमें भी लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के एक लाइन और आगे लिखनी है। किसी को पुकारने में इनका प्रयोग किया जाता है। किसी को पुकारने में इनका प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे में समझना, ये जो प्लुत स्वर है, अगर यहाँ पे देखो वास्तविकता से देखा जाए तो हमारी हिंदी भाषा के अंदर कोई भी प्लुत स्वर नहीं है। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर नहीं है। ये किस में पाया जाता है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में कौन से? जैसे हम किसी भी वर्ण को खींच के बोलते हैं, और संस्कृत भाषा में भी ये क्या होता है कि जो हमारे ये दीर्घ स्वर हैं, इन दीर्घ स्वरों के तुरंत बाद एक इस तरह से एस के आकार का एक चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे ये हमें अंडरस्टूड होता है कि ये वर्ण हमको खींच के बोलना है, मतलब दीर्घ स्वर की तुलना में दोगुना करना है उसे, तो खींच के बोलना है, तो उसे हम प्लुत स्वर के अंदर रख देते हैं। लेकिन वो कहाँ था? वो था संस्कृत में। कुछ लोग इसको लुप्त स्वर भी कह देते हैं, लुप्त स्वर के नाम से जानते हैं। अब चाहे इसे प्लुत कहो या इसे लुप्त कहो या कोई भी कुछ भी नाम दो, है तो ये संस्कृत का ही, हिंदी का तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से इसे हिंदी से हटा देना चाहिए था। लेकिन हमारी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या आता है कि किसी को पुकारने में किस वर्ण का प्रयोग करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्लुत स्वर का किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो इसमें उदाहरण लिख लीजिए, जैसे कैसे हम लिखने में इसका प्रयोग करते हैं। मान लो हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं, जैसे मोहन है, मोहन दूर है, तो हमें उसे पुकारना है, हम उसे आवाज़ दे रहे हैं, तो हम कहते हैं ना मोहन, इस तरह से। तो हम उसे कैसे लिखेंगे? हम उसे इस तरह से लिखेंगे, ये जो ओ है इसके बाद हम ये साइन लगाएंगे और इस तरह से। तो जब ये ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे साइन लगा हुआ होता है, तो हमें ये पता होता है कि हमें इसे ओ नहीं बोलना, हमें बोलना है ओ, यानी मोहन। ठीक है, इस तरह से तो खींच के बोलना है। या जैसे हम कहें राधा, तो इसके बाद भी हम इसका साइन लगाएंगे, इसके बाद हम इसका साइन लगाएंगे ऐसे। तो ये हमारा ऐसा शब्द बन गया कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम इसे राधा न कह के हम इसे राधा इस तरह से बोलेंगे। तो ये इसका प्रयोग होता है। अब परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पे जिस तरह से हमने ये वर्ण दिया, इस प्रकार से हिंदी में कोई वर्ण नहीं है जो प्लुत स्वर के अंदर में आएगा। ठीक, जो भी वहाँ पे बताया जाता है वो सब हमारा क्या है, जैसे बहुत सारी किताबों में ओम को भी बता देते हैं, और भी वो एक दो वर्ण दिए हुए होते हैं, तो वो सब किसके हैं? संस्कृत के हैं। हिंदी भाषा में उनका प्रयोग कहीं नहीं मिला, यानी हिंदी शब्दकोश में उनका प्रयोग न के बराबर है ही नहीं, न के बराबर भी नहीं। चलिए, तो ये है हमारे उच्चारण काल के आधार पर। अब हम करेंगे यहाँ पे जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो क्या है? तो जीभ का प्रयोग, देखो ध्यान देना कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के ना सभी पार्ट उसमें भाग लेते हैं।
अब हम उसके आधार पर कि ये पार्ट हमारा कब भाग ले रहा है, किस वर्ण के उच्चारण में, तो इस आधार पर हम बांट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जीभ के प्रयोग के आधार पे बांटा है कि जब हम किन्हीं वर्णों का उच्चारण लेते करते हैं तो हमारी जो जीभ का कौन सा भाग वाइब्रेट होता है या कहाँ से कौन से भाग पर स्ट्रेस पड़ता है उस वर्ण को बोलते समय, तो वो हम देखते हैं। उस आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, देखो इसको ऐसे याद रखना। आपको ध्यान देना है, जैसे मान लो ये आपकी जीभ है, जिन वर्णों का उच्चारण आपकी जीभ के अगले भाग से हो रहा है, यानी ये वाला हिस्सा वाइब्रेट कर रहा है, तो ये कहलाएगा अग्र स्वर। अगर आपके किसी वर्ण के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग हो रहा है तो वो मध्य स्वर कहलाएगा, और किसी वर्ण के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा अगर प्रयोग में हो रहा है तो वो पश्च स्वर कहलाएगा। तो ऐसे ही है, अब हम इनकी एक एक लाइन लिख लेते हैं और एक एक लाइन लिख के इनका उदाहरण और इनका उच्चारण समझते हैं। जैसे सबसे पहले लिखिए अग्र स्वर के सामने, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको और लिखिए इसमें अग्र स्वर के सामने जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। देखो यहाँ पे जो छात्र कह रहे हैं कि अंग और अनुस्वार कौन सा होगा, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमने लास्ट क्लास में बात पढ़ा था, पढ़ी थी कि अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। और ये भी बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जिन स्वर का वर्गीकरण जैसे ही लिखा है ना यहाँ पर, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही लिखा क्या स्वर का वर्गीकरण, तो यहीं पे ना आप एक चीज़ लिख लो कि हम यहाँ पर 11 स्वर में ही वर्गीकरण करेंगे, सिर्फ 11 स्वर में। यानी ये जो स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं हम, ये 11 स्वरों के अंदर ही कर रहे हैं, इसमें कहीं पे भी अंग और अ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब जब वो नहीं आएगा तो आपको इतना तो हो गया। अब ऐसे आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि अंग कौन सा आएगा या अ कौन सा कहा जाएगा, ठीक है, इस तरह का दिमाग में कुछ भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। जब हमने बात ही पहले ये कह दी कि हम 11 स्वरों के अंदर ही इस वर्गीकरण को देखते हैं, इस वर्गीकरण को करते हैं, तो अब इसमें अयोगवाह वाले वर्णों का कोई मतलब नहीं होता। और अयोगवाह वर्णों को हम पहले ही अलग कर चुके हैं अयोगवाह के अंदर, ठीक है। चलो, अग्र स्वर आपने लिख लिया, इसमें परिभाषा लिखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग प्रयोग में आता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इसमें उदाहरण लिखिए, जैसे अग्र स्वर में लिखिए, जैसे ई, री, ए, अ। अब आप इसका उच्चारण करके देखिए, ई, री, ए, अ, ठीक है। जब आप इन पांचों वर्णों को बोलेंगे तो जीभ का अगला भाग जो है, कौन सा? जीभ का अगला भाग, ये भाग वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो ये अग्र स्वर कहलाएंगे। अब इसके बाद देखिए मध्य स्वर। मध्य स्वर में लिखिए एक लाइन, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, मध्य स्वर में लिखना है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। उदाहरण लिखिए यहाँ पे, जैसे में लिखिए अ,
देखो, आप सभी छात्रों को एक बात मैं बताना चाहती हूँ। मैंने पहले ही क्लास शुरू होने के साथ में ही आपसे एक बात कही है कि आप आराम से बैठ के पढ़ाई करो। ये जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना बीच-बीच में, पीडीएफ नहीं मिल रही, क्लास का नोटिफ़िकेशन क्यों नहीं आ रहा, लाइव क्लास और स्क्रीन पे कट आ रहा है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखो सामने स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है। आप फ़ोन उठाइए और स्टाफ को फ़ोन करके पूछ लीजिए। अगर मैं आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर दूँ, तो आप ये बताइए कि मैं अगर इन प्रश्नों का उत्तर दूँगी, तो आपको पढ़ाएगा कौन? और समय की कीमत होनी चाहिए आपकी नज़रों में। मैं बार-बार एक ही बात कहती हूँ अपने छात्रों को कि फालतू जैसे कमेंट्स को मत किया करिए। ये 1 घंटा आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। इसमें हम जिस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं, पहले उस चीज़ को आप अपनी तरफ रखिए। अब जितनी देर आप चैट करके और मुझसे लिखते हैं, मुझे बोलते हैं ये सारी चीज़, आपको पता है उतनी देर में मैं क्या बोल गई, मैंने क्या पढ़ाया, क्या समझाया, वो सब आपके दिमाग से निकल जाता है और फिर आप लोग कहते हो कि हमारा दिमाग में डाउट बच गया, मैडम ने हमें डाउट नहीं दिया। अब अगर आप धैर्य के साथ पेशेंस रख के मेरी एक-एक बात को सुने पहले और ध्यान से, बाद में मैंने पहले ही कहा है कि क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों से कहूँगी कि आपको कुछ पूछना है, कमेंट करना है तो आप उस समय कमेंट करिए। जब मैं आपको बोलूँगी तब आप लोगों के पास कोई कमेंट नहीं होती और जब मैं आपसे कहती हूँ कि कमेंट मत करो, शांत हो जाओ, तब आप लोगों को पढ़ने का सलीका नहीं है। ठीक है? तो मैं वही फिर से कह रही हूँ कि आपके आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है, अपने पेन कॉपी पर लिख कर रख लीजिए और अगर टेक्निकल कोई भी इशू है पीडीएफ, बुक्स या किसी भी चीज़ से, तो आप स्टाफ के पास फ़ोन कर लिया करिए। ठीक है? बार-बार इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे इग्नोर भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को टोकती इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आपकी फ़िक्र होती है, मुझे उस बंदे की फ़िक्र होती है जो उस कमेंट को कर रहा है। क्योंकि मुझे इसलिए फ़िक्र होती है कि ये निरीह बेवकूफ़ इंसान, इसको इतना नहीं पता कि जब सामने लेक्चर चल रहा है, वो अगर छूट गया तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। बट नहीं, उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसे तो बस अपना अंधाधुंध काम करना ही है। और फिर अगर कोई टीचर इस तरह की बात को समझाएगा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, तो फिर इन्हीं को लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ा तो नहीं रहा टीचर हमको लेक्चर सुना रहा है। तो फिर से कह रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ पहले उस पे ध्यान दो। ठीक है? तो आप लोगों ने लिख लिया। यहाँ मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको बताया कि मध्य स्वर के बारे में और इसका उदाहरण मैंने आपको बताया। अब इसके बाद लिखिए नेक्स्ट पश्य स्वर। पश्य स्वर में लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, उन्हें पश्य स्वर कहते हैं। देखो ये ऐसे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको अगर पॉइंट समझा दिया जाए तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? इसलिए बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, उन्हें पश्य स्वर कहते हैं। उच्चारण भी करके देख सकते हो, जैसे आ, उ, ऊ, ओ, आओ। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलता है कि आ, उ, ऊ, ओ, औ। तो जीभ का पिछला भाग कौन सा? यहाँ पर, ये वाला भाग, यहाँ से इनका उच्चारण होता है, तो इसलिए हम इनको पश्य स्वर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है? इसके साथ ही मध्य स्वर की श्रेणी में मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे हम बात करते हैं जो हमारा वर्ण है अ, जैसे जिनका प्रयोग जीभ के मध्य भाग से होता है, जैसे हमने कहा अ, तो इस अ का उच्चारण कैसे होता है? ध्यान रखना, इस अ का उच्चारण ऐसे होता है, जो हमारे दांत होते हैं, दांतों के बीच में हमारी जीभ आती है और ये जो इसका बीच का हिस्सा है, ये थोड़ा सा चौड़ता है और तब उसका उच्चारण होता है अ। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो इसका उच्चारण ऐसे ही करिए
यानी जीभ को दांतों के बीच में रखिए और बीच में से उसको फैलाते हुए उस अ का उच्चारण करिए, तो आपको उसका उच्चारण समझ में आएगा कि ये मध्य स्वर है और ये एक ही होता है। ठीक है, और याद रखिए जैसे स्वर हैं इनको रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इनका उच्चारण करके अपने दिमाग में बैठा लें, साथ ही साथ उच्चारण करते रहें, परिभाषा को समझ लें और दिमाग में बैठा लें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं। पे एग्जाम में आपसे प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4, ओष्ठ यानी होठों की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ यानी होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। देखो, होठों की स्थिति के आधार पर किस तरह से रहेगा, तो पहले इसे समझ लो। यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, हमारे होठ यदि गोलाकार होते हैं तो वृत्तमुखी कहलाएंगे और यदि हमारे होठ गोलाकार नहीं होते तो आवृतमुखी कहलाएंगे। तो ये भी हम बोल के ही सीखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे कि कौन सा वर्ण हमारा किस में आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले लिखिए, आवृतमुखी में लिखिए। आवृतमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते। अच्छा, आप में से ऐसे कुछ भी छात्र हैं जो लिख नहीं रहे? आपको विद्या की कसम सब के सब लिखेंगे, कोई बैठेगा नहीं। ऐसे भी बैठ के आराम से उन्हें बोर लगता रहता है। मैं जितना बोल रही हूँ चाहे रफ कॉपी पे लिखें, लेकिन सबको लिखना है, क्योंकि लिखेंगे तो आपका दिमाग यहाँ पे फोकस रहेगा। अन्यथा मैं जितनी देर परिभाषा बोल रही हूँ तो फिर आप लिखेंगे नहीं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बुक मंगाई हुई है कंप्लीट वाली, तो वो लिखते नहीं है। तो सबके सब लिखेंगे, ठीक है, सबके सब। चलो, तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। कौन कौन से होंगे इसमें? जैसे लिखिए, जैसे अ, आ, ई, री, ए, आय। अब एक बात याद रखना, जैसे कभी आप इसमें होठों की स्थिति के आधार पर दे रहे हैं तो आप ना इससे भी पहचान सकते हैं कि ये ई हमारा अगर इसमें आ गया तो ए आय इसमें अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये ए आय जो है ई इसमें शामिल है, तो लगभग उसी के जैसा होता है। हमें सारे रटने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आप इतना ही रट लीजिए पहले ही यहाँ शुरुआत वाला ए आए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें शामिल होता है। कैसे? आपको पता ही है ना कि अ प्लस ई के मेल से हमने ये बनाया, तो इसी तरह से इसमें वो उच्चारण शामिल है। कल आगे अभी मैं इसमें बताऊंगी, आपको सिखाऊंगी इस चीज़ को, ये कैसे मैंने आपको बताया है। शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है याद रखने का, ठीक है। तो आवृतमुखी में आपने देखा, और इनका उच्चारण भी करके देखिए। आपको ना आवाज़ निकालनी है अपने गले से, उच्चारण करके देखिए। ए आ ई री ए आय। तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपको अपने आप ये चीज़ समझ में आती है कि हमारे होठ जो हैं वो फैले हुए होते हैं, गोलाकार नहीं होते। अब इसके बाद हम बात करते हैं वृत्तमुखी स्वर की। वृत्तमुखी स्वर में लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, वृत्तमुखी में लिखना है, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे
उ ऊ, ओ औ, ये चारों आ जाएंगे। उ ऊ, ओ औ। अंडरलाइन कर रहे हैं बुक में? ऐसे काम नहीं चलेगा, रफ कॉपी पे लिखना भी है, अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई है। अब इसके बाद देखो, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक में आपको मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर 4 स्वर के बारे में पता चलता है। 4 स्वर कौन से? संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत, ये 4 प्रकार के आते हैं। तो इसमें मैंने देखा है कि मार्केट में हर बुक में अलग-अलग है, और मेरी बुक में जो है वो पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार है। यहाँ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अक्सर छात्र मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि दूसरी क्लासेज ना लूसेंट में देखते हैं, लूसेंट में भी अलग होता है, और जो मैंने दिया है वो पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से दिया है, और पृथ्वीनाथ पांडे ने उसमें इसका प्रैक्टिकल करने के आधार पर ही इनको अलग-अलग बाँटा है, संवृत और अर्ध संवृत या विवृत या अर्ध विवृत। इसका मतलब होता है मुंह खुलने की स्थिति। तो ध्यान रखना, जो बाकी की किताबें हैं उन्होंने अर्ध संवृत या संवृत या अविवृत या अर्ध विवृत, इनको जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर बांटा है। मतलब इनका कहना है कि जिनका उच्चारण करते समय जीभ जितनी ऊंचाई पर उठती है, तो देखो ये बात है कि हम इस वाली बात को तो पता कर ही नहीं सकते कि जीभ कितनी ऊंची उठती है। अब अंदर इंच टेप लेके तो नापेंगे नहीं हम। तो उसका सुधार करते हुए अर्ध संवृत, संवृत या विवृत को पृथ्वीनाथ पांडे ने इस तरह से दिया था कि मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख कितनी मात्रा में खुला होता है, कम खुला होता है, थोड़ा ज़्यादा खुला होता है, या बहुत अधिक ज़्यादा खुला होता है। तो इस मुंह खुलने के आधार पर उन्होंने ये 4 प्रकार बताए। लेकिन काफ़ी सारे छात्र इसमें बहुत ज़्यादा बहस करते थे, तो मैंने इस पॉइंट को अलग से हटा दिया है। आप इस पॉइंट को चाहो तो जहाँ से याद कर सकते हो, क्योंकि जब तक इस पॉइंट को सरकारी मान्यता नहीं मिलेगी, मैं तब तक ये चीज़ नहीं, या तो सरकारी मान्यता में वो चीज़ हो जाए तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च की, सारी चीज़ें देखी, हर किसी ने अलग अलग बना रखा, मतलब 3-4 तरीके से ये टॉपिक ना बिल्कुल अलग अलग है। तो मुझे नहीं पता कि मैं आपको वो पॉइंट कौन सा बता दूँ, और अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि मैम आपकी वजह से गलत हो गया। तो इसलिए मैंने मुंह खुलने वाली स्थिति वाले पॉइंट को स्किप कर दिया है अपनी चीज़ों से। मैं नहीं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, तो पहले ही मैंने आपको ये बात बता दी है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं खुद ही एग्री नहीं हूँ सारी, और इतनी मतलब मैंने कम से कम 17-18 किताब देखी होंगी। 17-18 किताब में 3 हिस्सों में किताबें बँट गई। मैंने किताब ली और किताब लेके कि इसमें ये इसके जैसी है, ये इसके जैसी है, ये इसके जैसी है, 3 हिस्से में रख दी, यानी वो 18 किताब 3 हिस्सों में बँट गई। अब आप ये बताइए कि किसको सही मानोगे 3 में से? और अब परीक्षा में आता है, मतलब अब क्योंकि हम तो इतने बड़े विद्वान हैं नहीं कि हम अपना कोई लॉजिक वहाँ पे बना दें ये चीज़ें। तो मुझे उन तीनों में से जो अच्छा लगा, या जो मैंने प्रैक्टिकल करने के बाद वो चीज़ पाई, जैसे आप लोगों ने जीभ के प्रयोग के आधार पे पढ़ा कि हम जब उसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का कौन सा भाग होता है, तो हमें महसूस होता है। ऐसे ही हमने होठों की स्थिति के आधार पे पढ़ा, तो जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, होठ गोलाकार होते हैं और हाँ, होठ गोलाकार नहीं होते। तो ये स्थिति हमने पढ़ी, हमने उच्चारण करके देखा, बिल्कुल प्रैक्टिकल हुआ, ये हमारे सामने सत्य साबित हुआ। तो जो चीज़ हमारे सामने सत्य साबित हुई, तो मैंने उसी चीज़ को अपनी किताब में स्पेस दिया, बट मैंने उस चीज़ को अब हटा दिया है फिर से, कि छात्र फिर कहते हैं हम परीक्षा में क्या आंसर देंगे, इसीलिए मैंने उसको अभी हटा दिया है। तो कई बार आप डाउट लेके आते हैं कि मैम ये वाला है, इस किताब में ये है, तो मैंने फिर वही बता दिया, किताबों हर किताब में अलग अलग है, लूसेंट में अलग है, किसी और किताब को देखेंगे उसमें अलग है, तो कोई एक मत है नहीं, सब अपना अपना अंदाज़ा लगाते हैं उस पर। ठीक, तो आप लोगों को पढ़ना होगा जहाँ से उस, हालांकि 1 नंबर का होता है वो प्रश्न, अगर आए भी तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्वर के उच्चारण की।
उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हर स्वर का अलग अलग यहाँ पे दिया है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। और कैसे हम इस चार्ट को याद करेंगे, सबसे पहले तो इस चार्ट को देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें देखो, अगर हम इस चार्ट को देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए आ का उच्चारण स्थान कंठ से है, उच्चारण स्थान कंठ से है। तो जब इसका उच्चारण स्थान कंठ से है तो इसका जो वर्ग है वो कंठे हो जाता है। तो कंठ से कंठ है, हम याद कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ई का उच्चारण स्थान तालु से है। अब तालु आप लोगों को पता है कहाँ पर है, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए, हमारे जो ये मुख है, मुख के अगर हम ऊपर का हिस्सा बनाएं, जो ये दांत वाला हिस्सा है उसको बना रहे हैं पलट के, ये हो गए दांत, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये वो है जहाँ पे हमारी नाक के नीचे का, मतलब जैसे आप बोलते हो ना ट बोलो, तो ट आप बोलते हो तो जीभ जो मुड़ के जिस जगह को छूती है ये वो वाला हिस्सा है और इसको कहते हैं मूर्धा, ठीक है। क्या कहते हैं, मूर्धा। बिल्कुल पीछे यहाँ हो गया हमारा कंठ, ठीक है, यहाँ कंठ हो गया। और ये दिख रहे ये हैं हमारे दांत, तो ये हो गया दंत। अब ध्यान रखना, मूर्धा और दंत के बीच में ये वाला हिस्सा होता है तालु, इसे कहते हैं तालु। याद रखिएगा, बहुत सारी किताब आपकी ऐसी किताबें हैं जो स्पर्श व्यंजन का क्रम बताते हैं, तो उसमें आता है पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। तो वो स्पर्श व्यंजन का क्रम है, याद रखिएगा। वो किसका क्रम है, स्पर्श व्यंजन का, ना कि मनुष्य के मुख का। हमारे किताबों में लिखा तो सही था, पर हमारी किताबों की व्याख्याकर्ता जो हैं, यानी व्याख्या करने वाले, उन्होंने इसको इतना ज़्यादा दूषित कर दिया और कुछ किताबों में ऐसे भी लिख दिया कि मुख के स्थान ही चेंज कर दिए। तो ध्यान रखना, आप खुद पहचान सकते हैं इस चीज़ को कि मानव मुख में स्थान ये होता है, कंठ है पीछे, फिर मूर्धा है, तालु है और फिर दंत है और फिर इसके आगे यहाँ पे होठ रहेंगे, ठीक है। तो ये मानव शरीर का क्रम है। लेकिन हमारा जो स्पर्श व्यंजन होता है, हम आगे पढ़ेंगे, मैं फिर से आपको इस चीज़ को बताऊंगी। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि दंत कहाँ होता है, तालु कहाँ होता है, मूर्धा कहाँ होता है। सबसे पहले आपको अपने मुख के अंदर याद रखना है। अगर आप मुख में भी गलत तरीके से पढ़ेंगे, जैसे देखो, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे सुना होगा कि जो तालु को यहाँ बताते हैं, जैसे क्योंकि हमारा जो स्पर्श व्यंजन है कंठ के तुरंत बाद तालु वर्ग आता है, तो वो उसको ना कंठ के तुरंत बाद यहाँ तालु बता देते हैं मूर्धा से पीछे। तो आप खुद उच्चारण करके देखो कि जैसे हम जब तालु की बात करते हैं तो तालु का मतलब ये है कि जब भी इस वर्ण का उच्चारण होगा तो हमारी जीभ या तो इस तालु के नीचे रहेगी या तालु को टच करेगी। तो अब च वर्ग की बात करते हैं हम, तो आप खुद ही देखिए, क्या आपका जब आप च छ ज झ बोलते हैं, आपकी जीभ कहाँ रहती है, किस जगह के, किस पॉइंट के नीचे आके वो वाइब्रेट होती है जब आप बोलते हैं। इसी तरह से जो आपको देखो, ध्यान देना, ये ई जो है, ई ये तालु से बोला जाता है, यानी इसका उच्चारण स्थान तालु माना गया है। और आपको ये बात पता है कि ई जो है जीभ के अगले भाग से उच्चारित होता है। तो इतना आपको पता चल गया कि जीभ का अगला भाग है, अगला भाग वाइब्रेट होगा और स्थान वो जिस पॉइंट के नीचे वाइब्रेट होगा वही स्थान होगा। तो अब कभी आपने ऐसा देखा है कि जीभ का अगला भाग मूर्धा से भी पीछे चला जाता हो? यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है? मूर्धा से तो पीछे बिल्कुल जा ही नहीं पाता जीभ का भाग। अगर हम ऐसे मुंह से टेढ़ा करके जब अपने दांत साफ कर रहे होते तब भी करते हैं तो हम कोई उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे अगर जीभ को वहां ले जाएंगे तो। ध्यान लगाना, देखो जो मैं कह रही हूँ मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ऐसा जरूरी नहीं तो होता कि किताब में जो लिख दिया जाता है वो सत्य होता है,
कई बार किताबों में गलती से भी लिख दिया जाता है और फिर वो लिख गया तो लिख लोग समझते हैं कि लिख गया तो अब लिख गया, मतलब गलती को सुधारना भी वो समझते नहीं है कि इसे सुधारा जा सकता है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप यही बात ध्यान रखना कि जब हम जैसे ई का उच्चारण करते हैं, ई, तो आप उस जगह को पहचानो, किस जगह से हम ई का उच्चारण कर रहे हैं। तो वो जो जगह आपको महसूस होती है वही है तालु, ठीक है। और च वर्ग में भी आप पहचान सकते हैं, च छ ज झ आप उच्चारण करके, ई उच्चारण करके, ई ए अ, इसका उच्चारण करके आप उस जगह को पहचान सकते हैं कि तालु जगह है कहाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तालु हमारा कहाँ होता है, दंत और मूर्धा के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं ऊ की। तो ऊ का उच्चारण स्थान होता है होठों से, यानी जब हम ऊ का उच्चारण तभी कर पाते हैं जब हम अपने होठों से हवा को रोकते हैं, ठीक है, ऊ, और इसमें हम होठों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा होठों से। जब होठों से हो गया तो इसका वर्ग ओष्ठ्य कहला देता है, और ये तालु से हो गया तो इसका वर्ग तालव्य हो जाता है। तो आपको उच्चारण स्थान याद करना है, वर्ग अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ऋ की। तो ऋ के उच्चारण में मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसमें दो तरह का उच्चारण है। देखो, ऋ को लेकर, ये जो हमारा ऋ है, इसको लेकर काफ़ी सारे विवाद हैं। विवाद क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा का शब्द है, वर्ण है, और ये संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता। तो हम मानते हैं इस बात को कि संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है, हिंदी शब्दों में नहीं होता। देखो, बात ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में प्रयोग होना और हिंदी भाषा में प्रयोग ना होना एक बात, संस्कृत शब्दों में प्रयोग होना और हिंदी शब्दों में प्रयोग होना ये अलग बात। देखो, समझाती हूँ, कैसे समझना है, थोड़ा अलग समझना है। ये पॉइंट ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे करने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि जब आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो आप वो पूरा तर्क पढ़ें जो मैंने पढ़ा है, ताकि आपसे कोई बहस ना करे और आपको कोई गलत ना ठहराए, तो आप उसे बता सकें। लोगों का कहना है, हम बात करते हैं इस ऋ वर्ण की, ठीक है। ऋ वर्ण हमारा हिंदी में प्रयोग होता है कि नहीं होता, इसका प्रयोग यानी ऋ वर्ण को हम हिंदी स्वरों में स्थान क्यों देते हैं, इस बात को समझना। एक बात है, संस्कृत भाषा, ठीक है, और संस्कृत शब्द, हिंदी भाषा और हिंदी शब्द, ठीक है। अब इसमें एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, कि हम बात कर रहे हैं इस ऋ वर्ण की, कि ये ऋ वर्ण हिंदी में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। अब आपको बताना, जब हमने हिंदी भाषा का निर्माण किया था तो हमने 60% शब्द संस्कृत से लिए थे, ठीक है। कहाँ से लिए थे? संस्कृत से। और ये वे शब्द हैं जिनको हम तत्सम के नाम से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? तत्सम। तत्सम शब्दों के नाम से हम हिंदी भाषा के अंदर पढ़ते हैं। तो अब ये बताइए कि संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा का व्याकरण, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब संस्कृत भाषा अपने आप में एक स्वतंत्र है, और संस्कृत शब्द, तो इन संस्कृत शब्द से हमने यहाँ पे उधार लिया है इसमें 60%। तो जब हमने इससे उधार लिया, तो जैसे मान लो हमारा शब्द है पृथ्वी, ठीक है, जैसे शब्द है हमारा कृषि, जैसे शब्द है हमारा व्रत, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इन सारे शब्दों को आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हिंदी भाषा में पढ़ते हैं ना, लेकिन हिंदी भाषा में जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनको हम पढ़ते हैं किसमें? तत्सम शब्द के अंदर। तो बताइए कि अब हाँ, हम ये बात मानते हैं कि हिंदी शब्द में ऋ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये हिंदी शब्द तो हिंदी में केवल 30% हैं। 60% तो हमारे संस्कृत के शब्द हैं और 30% हमारे हिंदी के शब्द हैं।
तो इन हिंदी शब्दों में इस री का प्रयोग नहीं होता, जिनको हम तद्भव के नाम से भी जान जाते हैं कई बार, ठीक है। तो हम ये कहते हैं जब याद रखने के लिए कि तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, हिंदी शब्दों में नहीं होता, तो इसलिए हम याद कर लेते हैं। लेकिन हिंदी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता। अगर इसका हिंदी भाषा में प्रयोग न होता तो आप पृथ्वी को पृथ्वी न कहते, आप कृषि को कृषि न कहते, आप वृत्त को वृत्त न कहते। समझ रहे हैं ना? तो अगर आप हिंदी भाषा में इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो आपको री की मात्रा को पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आप खुद सोचिए, अगर आपको री की मात्रा का स्वर उच्चारण न पता हो, मतलब ये आपको पढ़ाया ही ना जाए, इसके दर्शन ही ना कराए जाए आपको बचपन से, और आपके सामने सीधा ये पृथ्वी शब्द रख दिया जाए, कृषि रख दिया जाए, वृत्त, क्या आप उसका उच्चारण कर पाएंगे? नहीं। आप तो एकदम से कहेंगे ना ये कहाँ से आ गया, ये क्या है। जब तक आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा, इसका उच्चारण नहीं बताया जाएगा। तो यही बात है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगर हम इन शब्दों को हिंदी भाषा में तत्सम शब्द में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें वर्णमाला में री को पढ़ना होगा। ये बिल्कुल मतलब कहते हैं ना 16 आने सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, आज के बाद जो व्यक्ति ये कहे कि री हिंदी वर्णमाला का वर्ण नहीं है तो उससे कहना कि अपनी हिंदी को सुधारो। हिंदी वर्णमाला का वर्ण री को होना पड़ेगा, क्योंकि 60% शब्द जो तत्सम शब्द के रूप में आते हैं उनमें इसका प्रयोग मिलता है, और वो हिंदी के लिए विरासत में मिला हुआ है। और अगर इस तरह से आए तो भाई सारे वर्ण हमने तो देवनागरी से लिए हैं, सारे वर्ण, और देवनागरी सबसे पहले संस्कृत की लिपि है, तो इस तरह से तो सारा सब कुछ संस्कृत से ही लिया है। समझ गए ना? तो ऐसे बहुत लोग रूढ़ हो जाते हैं इन सब चीज़ों पे कि ये ऐसे ऐसे है, तो आप अपने तर्क से थोड़ा सा इस चीज़ को देख सकते हैं और दिमाग लगा लिया करिए इन सब चीज़ों पे। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे थे अपने इसमें, अब इसके बाद ये तो मूर्धा हो गया री, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। अब अच्छा चलिए इसके उच्चारण पे भी आप सब लोगों को बता देती हूँ, इसका उच्चारण आपको कैसे करना है। इसका उच्चारण यहाँ जो लिख रही हूँ वो सिर्फ उच्चारण सिखाने के लिए है, ना कि वो उच्चारण होता। देखो जैसे ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका उच्चारण कर लीजिए तो आप बोलेंगे री री री, ठीक है, री जल्दी से बोलेंगे। तो यही ध्वनि आपको मूर्धा से निकालनी है, ठीक है, यानी ये री ध्वनि, इस तरह की ध्वनि आपको किससे निकालनी है? मूर्धा से। और मूर्धा क्या है? मूर्धा वो स्थान है जहाँ पे आप ट का उच्चारण करते हैं। तो आप कैसे इसको कैसे पहचान सकते हैं? आप पहले उच्चारण करके बोलिए ट ठ ड ढ, तो आप अपनी जीभ को अभ्यास कर लें कि ट ठ ड ढ, तो जीभ जहाँ मुड़ रही है, जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में जाकर जीभ री का उच्चारण करेगी। किसका उच्चारण करेगी? री। और जैसे ही करेंगे री, तो इसका जो उच्चारण यानी इसका जो सही उच्चारण है वो अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। समझ गए ना मैंने क्या कहा? फिर से समझा रही हूँ बात को, उल्टा फुल्टा मत समझना। कई बार छात्र कहते हैं कि मैम आप ही ने तो बताया था कि री है, जब आपने इसका उच्चारण दे दिया तो इसकी क्या जरूरत है। देखो ऐसे चीजें अपने दिमाग में वो मतलब क्या ना, मैंने सीधा क्या कहा है कि आपको इस ध्वनि को पकड़ना है, इस ध्वनि को, कि ये ध्वनि किस स्थान से? मूर्धा स्थान से। तो जब आप इस ध्वनि को मूर्धा स्थान से पकड़ेंगे तो इसका जो इसकी ध्वनि है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी और आपको अलग सुनाई देगी। देखो एक बार मैं इसका उच्चारण करूंगी और एक बार इसका उच्चारण, आप उच्चारण को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये दंत है, ये है री री, ठीक है, क्या है? री। और ये री री, अपने आप ही उच्चारण चेंज हो गया। यानी जब हम इसे मूर्धा से बोलते हैं तो उच्चारण अपने आप चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आपको सीखना है, ठीक है, ये सिर्फ है मदद लेने के लिए। अब हम बात करते हैं जब मूर्धा से होगा तो मूर्धन्य इसका वर्ग हो जाएगा। अब ए आय की बात करेंगे तो ए आय का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ और तालु होगा। और ओ आउ की बात करेंगे तो ओ आउ का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ और होठ होगा।
अब देखो कैसे आपको इसे याद करना है। अब इतना बड़ा चार्ट हो जाएगा, आप कहेंगे मैम याद नहीं होगा हमको इतना बड़ा चार्ट, कैसे करेंगे? तो आपको इतना याद रखना है कि आपने ये वाली बात तो याद रखी है ना कि ये जो वर्ण हैं हमारे, ये किससे बनते हैं? इतना तो याद है, ए ने ई के साथ मेल किया और ऊ जो है इसमें अ ने ऊ के साथ मेल किया, ठीक है? इतना तो आपके दिमाग में है ही। तो बस आप इतना याद कर लो। कितना याद करना है? इतना, यहाँ तक। किसी एक चीज को या तो उच्चारण स्थान याद कर लो या वर्ग को याद कर लो, बस इतना कि ए आ कंठ्य वर्ग, ई तालव्य वर्ग, ऊ ओष्ठ्य वर्ग और री मूर्धन्य। और आप इसी के साथ ही ये ए कंठ, ये ई तालो, तो आप देख सकते हैं कंठ तालव्य, इसका वर्ग हो गया। ए कंठ और ऊ होठ यानी ओष्ठ, तो इसका हमें वर्ग क्या मिल गया? कंठोष्ठ। और इसी तरह से उच्चारण स्थान भी आप देख सकते हैं, ए का उच्चारण कंठ और ई का उच्चारण तालु, तो कंठ तालु हो गया। और इसी तरह से अ का उच्चारण कंठ और ऊ का उच्चारण होठ, तो कंठ और होठ, ठीक है? इस तरह से, तो यानी इनका उच्चारण हमें आराम से मिल जाएगा। उच्चारण स्थान मिल गया तो वर्ग मिल जाएगा। ऐसे ही आपको इससे पहले वाले जो वर्ण थे, जब हमने जैसे कहा था कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी आप देख सकते थे कि जैसे ही आपने देखा ई, ये इसका प्रयोग अग्रभाग से हो रहा है, तो ए आय का भी अग्रभाग से ही प्रयोग होगा, ठीक है? तो आप आराम से कि ई के साथ ए आय आ गया तो साथ में आ जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसका उच्चारण हो रहा है, ठीक? इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, है ना? चलो, यहाँ पे छात्र कह रहे हैं कि एग्जाम में मुंह वाला स्वर आ जाए तो कैसे करेंगे? आप अपने इस पे पॉइंट पे ना जो लूसेंट है वहाँ से लिख लीजिएगा, क्योंकि आयोग भी जो है उसका भी मूड का पता नहीं होता कौन सा आंसर सही माने, ठीक है? तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा उस चीज़ को। चलो देखो, अब यहाँ पे हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, यानी अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा वो ध्यान दीजिए। हमने पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से यहाँ पर स्वर का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर। स्वर की मात्रा के बारे में हमने बात कर लिया था, स्वर की मात्रा क्या होती है और स्वर के जो स्वर को कितनी संख्या में रखा गया है। अगर हम बात करें मूलतः संख्या की, तो मूलतः या सामान्यतः या स्वर की संख्या या हिंदी स्वर की संख्या, इन सब के लिए जो हमारा उत्तर आएगा वो 11 आएगा। बस अगर हमसे कोई पूछे कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर में हम अंग और आह इन दोनों को रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्वर के वर्गीकरण की। तो स्वर के वर्गीकरण को हम कई प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, और अब इनको देखो याद रख लो। अब सिर्फ आपने सीख लिया, नोट्स बना लिया, अब इन्हें अब याद ही रखना है। तो जैसे ही हम बात करते हैं उत्पत्ति, तो हम कहेंगे पैदा होना, जहाँ यानी वर्ण पैदा कैसे हुए। तो इसमें दो प्रकार के वर्ण हो जाएंगे, एक तो मूल स्वर जो बिल्कुल जड़ से ऐसे ही थे जैसे आज हैं, और दूसरे संधि स्वर। तो यानी ये जो जब हुए थे यानी इनको बनाया गया था, तो इन्हें दो वर्णों के मेल से बनाया गया था। तो मूल स्वर मतलब ए, ई, उ और री, ये चार वर्ण हैं हमारे। मूल स्वर कहें, दीर्घ लघु स्वर कहें या उन्हें ह्रस्व स्वर करें, तो चारों वही हैं। संधि स्वर में हमने यही चीज़ जाना कि दो स्वर आपस में मिलकर, यानी दो मूल स्वर आपस में मिलकर उसका निर्माण करते हैं, तो वो संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर के हमने दो नाम पढ़े, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर हम उनको कह सकते हैं। और संधि स्वर हमारे दो प्रकार के रखे गए, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखो ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मूल दीर्घ स्वर बताइए, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन अगर उसने केवल ये पूछ दिया कि दीर्घ स्वर निम्न में से बताइए और 3 ऑप्शन में आपको दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है, तो आपको हमेशा उसका चुनाव जो करना है वो मूल दीर्घ स्वर के आधार पे करना है, कि जो बाकी और होंगे उन्हें संयुक्त स्वर में डालकर बाहर करना होगा। ठीक है, बात समझ गए? यहाँ पे मैंने बता ही दिया था मूल स्वर जिन्हें हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर जो हैं, मूल दीर्घ स्वर,
ठीक है। इन्हें हम सजातीय स्वर भी कहते हैं जो दीर्घ स्वर हैं, और संयुक्त स्वर जिन्हें हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। तो सजातीय और विजातीय ये भी हमारी परीक्षा में आता है प्रश्न। तो आराम से, यानी देखो यहाँ पे जैसे चार्ट आपने बनाया, अलग अलग लिखने की बजाय आप सारी चीज़ों को एक ही पॉइंट पे समझ सकते हैं कि क्यों, किस लिए, कैसे। ठीक है, ये सारी चीज़। इसके बाद हमने बात की उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर क्योंकि अभी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पे भी आपको ये पॉइंट बताया कि प्लुत स्वर जो है उसको हटाया नहीं गया है, अभी है। अभी प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि किसी को पुकारने के लिए किसका इस्तेमाल किस वर्ण का प्रयोग करते हैं, तो वो प्लुत स्वर आता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्लुत स्वर नहीं, हिंदी भाषा में प्लुत स्वर नहीं है, प्लुत चिन्ह है। ठीक है, और उस प्लुत चिन्ह का प्रयोग होता है किसी को पुकारने में। ठीक, इसके बाद ह्रस्व स्वर, मतलब जो उच्चारण, जिनका उच्चारण जल्दी होता है, कम समय में होता है, और दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण लघु स्वर से दुगने समय में होता है। इसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने 3 प्रकार के देखे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। बस आपको दिमाग में क्या रखना है, जीभ और अग्र, मध्य, पश्च। मतलब जीभ का अगला भाग, जो वर्ण जीभ के अगले भाग से बोले जाएंगे। मध्य मतलब जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाएंगे। पश्च मतलब जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाएंगे। बस इस तरह से याद करना है अपने दिमाग में, शॉर्ट, और आपको उसी से पता चलेगा, जो प्रश्न होगा वो प्रश्न आपको खुद आंसर बताएगा। बात करेंगे होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति कैसी, या तो गोलाकार या तो नहीं गोलाकार। ठीक है, तो जब गोलाकार होगा तो वृत्तमुखी, और गोलाकार नहीं होगा तो आवृतमुखी। वृत्त में आ लगा दिया, मतलब नहीं का भाव दे दिया यहाँ पर, तो वृत्तमुखी और आवृतमुखी ये हमारे हो जाएंगे किसके आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, इसके बाद उच्चारण स्थान आप लोगों ने देखे ही, तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने स्वर का वर्गीकरण करते हैं, और स्वर का वर्गीकरण यहाँ खत्म हो गया। अब आप लोगों के पास यहाँ पे टाइम है, मैं ये सोच रही हूँ कि जो व्यंजन है, व्यंजन की क्लास आपको कल ही शुरू करूँ, आज रहने देती हूँ। आज आपके अगर कोई भी डाउट है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ स्वर से संबंधित। ठीक है, हमारी पहली क्लास हुई उसमें, और आज की क्लास में स्वर से संबंधित, स्वर को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, तो जल्दी बताओ यहाँ पे। वीडियो डाउनलोड हो जा रही है लेकिन प्ले नहीं हो रही है, और कॉल करने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, रोहित कुमार कह रहे हैं। रोहित, ऐसा तो नहीं कि आपने वीडियो को डाउनलोड करके अपना नेट बंद कर लिया हो। अगर आप अपना नेट बंद कर लेंगे तो फिर वीडियो नहीं चलेगी, क्योंकि एप्लीकेशन को रन करने के लिए नेट की आवश्यकता होगी। यानी आप जैसे वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियो डाउनलोड करने के बाद आप जब उसको देखेंगे तो उस वीडियो को देखने में आपका कोई नेट खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको एप्लीकेशन के लिए, जो आपका ऐप है, ऐप को चलाने के लिए तो नेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए चाहे आपका 1 GB ही नेट होगा तो भी वो वीडियो प्ले हो जाएगी। अगर आपने नेट बंद कर लिया होगा तो फिर वीडियो नहीं चलेगी। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपने नेट नहीं बंद किया था और फिर भी वीडियो नहीं चली, तो मैं क्लास के बाद खुद चेक करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आज कोई वीडियो देख नहीं रहा है क्या, प्रदीप पूछ रहे हैं। अच्छा प्रदीप, अगर मान भी लिया जाए कि कोई अगर वीडियो नहीं देख रहा है, तो आप तो देख रहे हैं ना, आप दुनिया के चलते पे ही चलेंगे। हाँ, क्या बात है, कैसे कैसे सवाल हैं ये। कल कॉन्सोनेंट करिए, राकेश कुमार। नहीं राकेश कुमार, कॉन्सोनेंट नहीं, व्यंजन। हिंदी को हिंदी शब्दों से ही पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, इंग्लिश मीडियम के छात्र, खासकर इंग्लिश मीडियम के छात्र, इस बात पर पूरा फोकस करें कि वो चीज़ों को ट्रांसलेट न करें। कई बार ऐसा होता है, हम हिंदी भी ना, हम इंग्लिश भी हिंदी से ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। नहीं, ये बहुत गलत तरीका होता है। आप ना पेंडुलम की तरह हो जाते हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हिंदी और इंग्लिश में बहुत फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क है,
ऐसी क्या चीज़ है जो आपको फ़र्क महसूस कराती है? तो आप इतने से ही देख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए मुझे कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि हिंदी भाषा के वर्णों की संख्या है 52। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी भाषा के लेटर की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 26। अब ये बताइए, जिन भाषाओं के वर्णों में ही समानता नहीं, तो उन भाषाओं में आपस में क्या समानता हो सकती है? अगर इन दोनों भाषाओं में कोई समानता पाई जाती है तो वो महज एक इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं। अगर आप उसको गहराई से सोचेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, इस पृथ्वी का कोई सा भी कोना हो, इस पृथ्वी को बनाने वाला एक ही है और उस एक बनाने वाले का सिस्टम हर जगह अलग है। जैसे हमने अपनी भाषा बनाई और भाषा बनाने में हमको संज्ञा की आवश्यकता पड़ी, हमने कुछ चीज़ों को संज्ञा के रूप में रख दिया, वैसे ही जब अंग्रेज़ों ने अपने लेवल पर अपने घर में अपनी भाषा बनाई तो उन्होंने उसको नाउन कह दिया। तो जब नाउन कह दिया तो कुछ उनकी कंडीशन और कुछ हमारी कंडीशन, संज्ञा की जो कंडीशन होती हैं वही नाउन की कंडीशन भी दिख रही हैं, तो वो हमें मैच करती हुई दिखती हैं। ये ठीक वैसी ही चीज़ें हैं जैसे आप कहते हैं परमात्मा और वो कहते हैं गॉड, लेकिन हैं दोनों ही चीज़ एक। तो है एक, लेकिन आपने परमात्मा में क्या आपने अपने परमात्मा को स्थान दिया है? आपने बना दिया विष्णु जैसी आकृति बना दी, आपने ब्रह्मा जैसी आकृति बना दी, शिव की जैसी बना दी, आपने अपने तरीके से अपने देवी देवताओं को गढ़ा है और उन्होंने अपने तरीके से अपने देवी देवताओं को गढ़ा है। तो अब अगर आप उनसे कहो कि आप हमारे शिव को समझ लो, तो वो हमारे शिव को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे, वो हमारे शिव को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तब तो वो सही से समझ पाएंगे। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो उनको हमारे शिव बिल्कुल लगेंगे कि सपेरा ही लगेंगे, जैसे कुछ लोग कह देते हैं सपेरा। तो अगर वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो ऐसे ही ये भाषा है। हिंदी में काल बिल्कुल अलग है, इंग्लिश में काल बिल्कुल अलग है। आपको इंग्लिश को इंग्लिश के लेवल पे जाके समझना होगा और हिंदी को हिंदी के लेवल पे। तो ये बात हमेशा याद रखना, आगे आपका सफ़र शुरू हो रहा है हिंदी में। अगर आप अंग्रेजी भाषा की मदद लेके चलेंगे तो कहीं नहीं पहुँचेंगे। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की बिल्कुल एंटी हैं, तो इसलिए हिंदी को हिंदी में रखे पढ़ना है। ठीक है, चलो, इसमें सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाया है क्योंकि इस चीज़ को मैं फेस करती हूँ। हमारे छात्र इंग्लिश मीडियम से जो आते हैं वो हिंदी में कंफर्ट नहीं होते और वो हिंदी को उसी के सहारे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो प्रॉपर हिंदी में नहीं आ पाते। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको समझाई है ताकि आपको ये लॉजिक समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको डांट रही हूँ। मैम शुरू के 2 स्वर बता दीजिए। अच्छा, शुरू के 2 स्वर कौन से? ये उच्चारण काल के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर? मैम लूसेंट में लिखा है कि स्वरों का स्थान कंठ के साथ साथ ऊपर साइड जाते हैं सारे वर्ग, नीचे से ऊपर ज। अरे उसी चीज़ को तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बता दिया है। वही जिस भी व्यक्ति ने उस चीज़ को ऐसे लिखा है ना कि ऊपर से ऐसे, मैंने आपको मुख का स्थान भी बता दिया, बोलने का तरीका बता दिया, कैसे उच्चारण होगा ये बता दिया, दोनों का लॉजिक बता दिया कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। आपको बैठ के मंथन करना होगा। लूसेंट अगर जिसने लिखी है, देखो किताबों का रहस्य मैं बता देती हूँ। ये पब्लिकेशन वाले ये किसी भी टीचर को ऐसे कहते हैं, अरे आप हमारी किताब को ज़रा नाम दे दो, कुछ पैसा देके टीचर को अपना नाम दिला देते हैं और उसको बनाया किसी और ने होता है, और वो बनाया ऐसे भी व्यक्ति ने हो सकता है जिसको उसका ज्ञान भी ना हो। ऐसा मैं खुद देख रही हूँ, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, मैम हमारी ये किताब है, इस पे अपना नाम दे दो, ये हमारी किताब है। अब तक मैं 3 किताब रिजेक्ट कर चुकी हूँ ऐसे लोगों की। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, आप किताब बना के लाइए, पर मैं उसको पढ़कर देखूंगी और मुझे लगेगा कि इसमें कोई गलती नहीं है तो मैं उसे अपना नाम दूंगी। अगर आप गलती को मार्केट में छाप देंगे मेरा नाम देके, तो मेरा नाम ही खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। तो
ये भी बात समझिए, आप लोग अभी बच्चे हो, आपको नहीं पता है। मैं खुद ये चीज़ देख रही हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और जब से मैं टीचिंग लाइन में आई हूँ, टीचिंग लाइन में आने के बाद मेरी पढ़ाई 4 गुनी बढ़ गई है। सच बता रही हूँ, वास्तविकता में। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ाएं, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके चलते में जब चारों तरफ देखते हैं ना, आप पढ़ते हैं 1 किताब और मैं पढ़ती हूँ 5 किताब, कि किसने क्या कहा है, क्या सारी चीज़ें, जो सही लॉजिक होता है। आपके पास करंट किताबें हैं, मेरे पास ओल्ड किताबें हैं। ओल्ड किताबों का सहारा क्यों लेना होता है? क्योंकि हमें पता चलता है अपने, कहते हैं ना, हमें अपने अपने रहस्य का पता अपने इतिहास से चलता है। तो जो पुरानी किताबें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही हैं। वर्तमान समय में तो बाजारवाद जैसे आ गया, और बाजारवाद ने शिक्षा को तबाह कर दिया है। कोई भी कॉपी पेस्ट करता है और छाप देता है, गलती को भी छाप देता है। इसलिए वर्तमान समय की किताबों पर मैं उतना भरोसा नहीं करती। तो खैर चलो, ये वाली बातें अलग हैं, आप लोगों की नहीं है। मैम, कक्षा की समय सीमा कुछ लंबा हो तो अच्छा रहे। हाँ बिल्कुल, मैं खुद ही आपसे चाहती हूँ। वो तो बस आज की क्लास में इसलिए बंद कर दी मैंने, क्योंकि व्यंजन, अभी ये क्या है कि अगर मैंने व्यंजन स्टार्ट किया तो पूरा 1 घंटा लगेगा, उसे बीच में नहीं छोड़ सकती। इसलिए कि फिर क्लास ना 2 से ढाई घंटे की हो जाती, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। क्योंकि टॉपिक, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई टॉपिक ऐसी जगह पे जाके ख़त्म होता है कि अगला टॉपिक अगर लेंगे तो हमें 1 घंटा चाहिए पूरा, है ना। तो वो ही चीज़ है। क्या पूछ रही हो पिंकी? मैं पीछे जाके, मुझे देखना पड़ेगा। पिंकी ने पूछा है, मैम मध्य स्वर में केवल आ ही आता है क्या, और कोई नहीं? नहीं, केवल आ ही होता है बस, ठीक है। केवल आ ही होता है और कोई नहीं। मैम जी, यहाँ पे किसी को नींद आ रही है? कोई सो रहा है? कौन सो रहा है भाई? अरे सो नहीं रहा, ये बैच नंबर 4 के, बैच नंबर 5 के छात्र अब डिसेंट छात्र हो गए हैं, उनको पता है वो सारी चीज़ें, अपनी पढ़ाई करते हैं आराम से, है ना, ऐसा नहीं है। तो कोई सो नहीं रहा, आपको लग रहा है सो रहा है। अभी हमारा बैच नंबर 6 है, बैच नंबर 6 में हमारे नए नए छात्र आए हैं। अब उनको जैसी आदत डाली गई है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये भी सुधर जाएंगे, आने दो संधि तक, ठीक है। तब समझ में आ जाएगा इनको कि पहले आगे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे मैम कहती जा रही है वैसे वैसे करते रहो, आराम से बैठ के सीखने में ही तब समझ में आता है, मैं समझती हूँ ना। खैर चलो, तो और उच्चारण के आधार पर मैम, अच्छा उच्चारण के आधार वाला बताना था, ठीक है अभी बता देती हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक। मैम आपने एजुकेशन में क्या किया है? अरे छोड़ो मेरा, मैंने क्या किया है फिर बताऊंगी। ये वाला क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ी ना बोला है। मैं अपने बारे में जो भी चीज़ें हैं बताऊंगी, प्लान से बताऊंगी पूरा एक साथ, अभी नहीं। किताब छपने दो मेरी, प्लीज़ मैम बता दीजिए उच्चारण के आधार पर। हाँ महेश, मैं बताती हूँ आपको। मैम साथ साथ प्रीवियस ईयर भी करवा दीजिए, चिंता ना करो करवाऊंगी। पहले आप पढ़ो तो सही, 1-2 चीज़ों को सीखो तो सही। अरे पहले मेरी टोन तो सीखो, पहले मेरे साथ तालमेल तो बिठाओ, सारी चीज़ें कराऊंगी, क्यों परेशान हो। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बालक। चलो, एक प्रश्न है यहाँ पर महेश का, जिन्हें उच्चारण के आधार पर चीज़ को सीखना है। एक बार उच्चारण काल के आधार पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको ना शब्द के हिसाब से सीखना है। उच्चारण मतलब बोलना और काल मतलब समय। तो हम जब किसी वर्ण को बोलने में जितना समय ले रहे हैं उसके आधार पर, तो जब हम बोलने में जितना समय ले रहे हैं उसके आधार पर हम हिंदी भाषा में इनको 3 प्रकार का मानते हैं। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय, वो हमारा क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर, या उसे हम लघु स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय, क्या लगे? 2 गुना, कम से कम 2 गुना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के बारे में कहा जाता है कि जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लेते हैं।
हिंदी भाषा में अगर वर्ण की बात करें कि भाई प्लुत वर्ण कौन सा है, तो हिंदी भाषा में कोई प्लुत वर्ण नहीं है। लेकिन हम इसका प्रयोग यानी प्लुत वर्ण के लिए क्या बोलते हैं कि हम इसका प्रयोग कर लेते हैं किसी को पुकारने में। जैसे हमने कहा सोहन, ठीक है, तो सोहन हमने ये बोला, तो ये जो यहाँ पे हमने ये चिन्ह लगाया ना, ये चिन्ह है प्लुत चिन्ह। और याद रखिएगा हिंदी भाषा में प्लुत स्वर नहीं होता, प्लुत चिन्ह होता है, ठीक है, प्लुत स्वर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लिखना ना मजबूरी है मेरी। क्यों मजबूरी है? वो ये इसलिए क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आता है, उच्चारण काल के आधार पर वो 3 को ही सही करता है, मतलब ये बोलेगा 3 है। तो जब तक इस हिंदी में मतलब ये सुधार ना हो जाए, जब तक आयोग लेवल तक या सरकारी लेवल तक, तब तक हमें इसको पढ़ना पड़ेगा इसलिए। लेकिन ये स्वर हमें देखने को तो मिला नहीं, कोई उदाहरण तो नहीं। लेकिन कुछ लोग इसका उदाहरण देते हैं कि जो ओम है उसको कह देते हैं ओम। तो भाई ओम जो है ये वर्ण कहाँ है? या तो आप ऐसे लिखेंगे तो हिंदी भाषा में तो ये वर्ण हमने कहीं पढ़ा नहीं है ही नहीं ये। तो जब ये वर्ण तो है ही नहीं, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी हिंदी में है ही नहीं, शामिल ही नहीं है। तो जब